बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, आपके सामने 4.1 क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं बेसिकली। पहला पार्ट वो क्या सिनेरियो बता रहा है कि अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज, एक शख्स ने किसी ग्रोसरीज का भरा हुआ बैग पकड़ा हुआ है, एंड स्टैंडिंग स्टिल, मगर वो खड़ा हुआ है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, एक शख्स से बात कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी, एक दूसरे सिनेरियो में, एक दूसरे सीन में एक कार है, वो भी रुकी हुई है, बट उसका इंजन भी रन कर रहा है। फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर? ये दोनों सिचुएशन सिमिलर कैसे हैं कि एक सिचुएशन में एक शख्स जो है वो ग्रोसरी से भरा हुआ बैग पकड़ के खड़ा है, और दूसरे सिचुएशन में एक कार खड़ी है मगर उसका इंजन चल रहा है। जो ग्रोसरीज का बैग है उस पर भी एक फोर्स लग रही है, जिसे हम उसकी फोर्स वेट बोलेंगे या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। जो इंजन है उसका, इंजन का जो कार का इंजन है वो भी एक फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन सिमिलर कैसे हैं? ये इस वजह से सिमिलर है कि दोनों सिचुएशंस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो हम यही आंसर देंगे कि हाउ दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर। In both situations, no work is done. यही सिमिलैरिटी है, यही खास बात है दोनों में। और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं हुआ वर्क डन। तो फिर मैं दूंगा रीजन। वी नो दैट, हमें मालूम है कि व्हाट इज वर्क डन। Work done is the product of force and displacement. Although उन दोनों सिचुएशन में फोर्स लग रही है, एक में इंजन की फोर्स लग रही है, एक पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, लेकिन ना वो शख्स मूव कर रहा है ना वो कार मूव कर रही है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। सो भले जितनी मर्जी फोर्स लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क कितना हुआ? कोई वर्क नहीं। और हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फिजिक्स में वर्क तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो। तो यहां पर वर्क क्या होगा? वर्क जीरो होगा। तो फिर हम कहेंगे कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर। ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल सिमिलर बनती हैं क्योंकि दोनों में वर्क नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ जीरो वर्क। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट 4.2 की। ये देखिए जी, 4.2 में क्या कहता है? कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। किलो जूल्स में वर्क फाइंड आउट करना है। पहले जूल्स में निकाल लेंगे, फिर किलो जूल्स तो हम कर ही लेंगे। जरा डाटा देखें हमें क्या दिया हुआ है। डाटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैस ऑफ 10 kg, और हमें बताया हुआ है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर्स। हाइट है 10 मीटर्स। और जो चीज उसने नहीं बताई, हमें मालूम है कि वो जी है, और जी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम उस चीज को ऊपर को लेकर जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास वर्क लगेगा, लेकिन वो वर्क जो है वो किसके बराबर होगा? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो वर्क ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। m है 10, g है 9.8, हाइट है 10। आपके पास आंसर आ जाएगा 980 जूल्स। बट आपको मालूम है कि उसने बोला किसमें निकाले आंसर? किलो जूल्स में। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? किलो में जब भी जाना होता है तो फिर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आएगा आंसर किसमें? किलो जूल्स में। और आंसर आएगा 0.98, इसको 1000 से डिवाइड करके। तो 0.98 किलो जूल्स वर्क होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जरा देखते हैं 4.3 क्वेश्चन को। ये जरा टेक्निकल है। अ फोर्स F acts through a distance L. The force is increased to 3F. पहले फोर्स कितनी थी? F थी, बाद में बढ़कर 3F होगी। और जो 3F वाली फोर्स है, जो नई फोर्स है,
वो एक्ट कर रही है थ्रू अ डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस ऑफ 2L। पहले फोर्स F L डिस्टेंस से लगी, फिर 3F 2L तक। ड्रॉ द वर्क डायग्राम टू स्केल। वर्क डायग्राम यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। किस ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर था? आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मैं यहां पर आपके सामने एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूं, जिसके एक तरफ मैं डिस्टेंस लूंगा और उसके दूसरी तरफ मैं फोर्स लूंगा। अब मैं फोर्स की वैल्यूज ले लेता हूं कि ये F है, फिर फोर्स 2F, 3F और इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज। और डिस्टेंस में मैं L, 2L, 3L, 4L इस तरह से ले लेता हूं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इस सिनेरियो को हम जरा ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। पहले वो कह रहा है कि फोर्स F लगी डिस्टेंस L तक, फोर्स F लगी डिस्टेंस L तक। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये ग्राफ बता रहा है कि फोर्स F डिस्टेंस L तक लग रही है। उसके बाद फोर्स 3F हो गई बढ़कर, तो पहले F थी, अब फोर्स उसके बाद 3F हो गई। और ये 3F फोर्स जो है ये कितने डिस्टेंस तक लग रही है जी? 2L तक। अब यहां बच्चे थोड़ा सा मसला कर देते हैं, वो ये वर्ड ध्यान से नहीं देखते, फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L। भाई L तक तो ऑलरेडी फोर्स लग गई है, फर्दर का मतलब होता है मजीद 2L तक, यानी कि यहां से आगे 2L काउंट करना है। तो यहां से आगे एक L ये और फिर एक L ये, तो ये फोर्स लग रही है कहां तक? 3L तक। तो ये डिफरेंस है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है कि वो इधर 2L लिखा देखकर इधर भी 2L तक ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फर्दर 2L बोल रहा है, तो L से आगे मजीद 2L जो है वो 3L बनेगा। अब वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं फोर्स डिस्टेंस या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का? हमें मालूम है कि आप एरिया निकाल लें उस ग्राफ का तो वो वर्क होगा। तो मैं ये जो शेड कर रहा हूं ये, और इसी तरह से ये जो शेड कर रहा हूं, अगर ये एरिया आप फाइंड आउट कर लें तो यही आपका टोटल वर्क होगा। तो जरा निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क किसके बराबर होगा? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और उस ग्राफ को मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, इसका एरिया ब्लू शेडेड और ब्लैक शेडेड एरिया। ये तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू विड्थ कह लें आप। तो F फोर्स इंटू दिस, तो ये F और ये कितना है जी? L, तो ये बन गया FL। और इसका एरिया जी, ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, और ये भी क्या होगा? ये भी एक लेंथ इंटू विड्थ। अब जरा देखिए लॉन्गेस्ट साइड लेंथ, ये कितनी बन रही है लेंथ? ये तो बन रही है 3F। मल्टीप्लाई करूंगा इसकी विड्थ से, ये विड्थ कितनी बन रही है जी? L से 3L, कितना डिफरेंस आया? 2L का। तो ये हमारे पास बन गया FL प्लस 3 2 6 FL, तो दिस वुड बिकम 7 FL। तो ये है हमारे पास टोटल वर्क डन इस केस में। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी हम जरा देखते हैं 4.4 की स्टेटमेंट। ये देखिए जी 4.4 भी आपके सामने लिखा है, इन विच केस इज मोर वर्क डन। ये दो केसेस है, मैं दोनों केसेस की अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा। ये केस 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास केस 1 का डाटा क्या है। केस 1 में वो कह रहा है a 50 kg बैग ऑफ बुक, 50 kg mass इज लिफ्टेड, उठाया जाता है थ्रू 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस देख लें जी, डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इसी को मैं हाइट भी कह सकता हूं। कितना ऊपर लेकर जा रहे हैं? 50 सेंटीमीटर। और ये बनेगा
100 से डिवाइड करके 5 मीटर्स। अब जरा देखिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो दे या ना दे। अब हमारे पास वर्क कितना होगा, यहां हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वर्क उतना ही होगा जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। m कितना है 50, g 9.8 एंड द हाइट कवर्ड वाज 5। ये आ जाएगा हमारे पास 245 जूल्स। सो फर्स्ट केस में जो वर्क हुआ वो है 245 जूल्स। इसे मैं वर्क डन इन फर्स्ट केस कैसे दूं। अब हम केस 2 को जरा देखते हैं। व्हेन अ 50 kg क्रेट, यहां मैथ दिया हुआ है लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, उसकी रीजन अभी बताता हूं। इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर्स अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और फोर्स है 50 न्यूटन, और आप वर्क फाइंड आउट करना है। आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ही तो वर्क फाइंड आउट हो सकता है। तो यहां पर हमें कोई और चीज नहीं चाहिए और हम लगाएंगे फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। अब हमारे पास फोर्स कितनी है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो हमारे पास वर्क डन आएगा 100, 52 सा 100 जूल्स। अब आप जरा देखिए यहां पर पहले केस में 245 जूल्स और दूसरे केस में 100 जूल वर्क हुआ, तो आप से वो पूछ रहा है कि इन विच केस मोर वर्क इज डन। तो सिंपल, इन केस 1 मोर वर्क इज डन, हम लिखेंगे इन केस 1 मोर वर्क इज डन। ये है हमारे पास 4.4। अब हम जरा देखते हैं 4.5 की स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अभी हम जरा देखते हैं 4.5 की स्टेटमेंट। 4.5 की स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूं। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है। आपको मालूम है अगर किसी चीज के पास, जैसे इस मार्केट के पास एनर्जी है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये खुद ब खुद नीचे जाएगा। इट मींस कि इसके पास एबिलिटी है वर्क करने की। तो यही एनर्जी की डेफिनेशन थी। तो अगर हम कहें कि किसी चीज के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है कि अगर आप उसको अलाउ करें तो वो आपको 1 जूल वर्क करके दिखा सकता है। तो यही इसका मतलब हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट has 1 joule of potential energy, इसका क्या मतलब होगा, it means that it has the ability to do 1 joule of वर्क डन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, जिसका वेट है 1 न्यूटन। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट तक ले जाता हूं, और मुझे जो फोर्स लगानी पड़ी उस पर वो है 1 न्यूटन। जरा देखते हैं वर्क कितना होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो वर्क कितना आया 1 जूल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाकर उसको 1 मीटर तक हाइट पर ले जाए तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी 1 जूल। और फिर जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो आपको कितना वर्क करके दिखा सकेगा 1 जूल। तो इसका मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट
is displaced to a height of 1 meter by a force of 1 Newton, it will now have 1 joule of potential energy। और फिर जब इसके पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका मतलब है कि वो 1 जूल वर्क करके भी दिखा सकेगा जब आप उसको छोड़ेंगे। आइए जरा देखते हैं 4.6 की स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अब देखें जरा हमारे पास 4.6 की स्टेटमेंट को। ये कहते हैं कि अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 अबव द टेबल। कि एक बॉल है जिसको हमने टेबल से ऊपर हाइट h1 पर रखा हुआ है। टेबल की जो अपनी टॉप है वो ग्राउंड से h2 पर है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि बॉल के पास कितनी एनर्जी है, तो उसके ख्याल में बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है mgh1। जबकि एक और शख्स से जब पूछा जाता है कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो कहता है कि ये होगी mgh1 प्लस h2। और अब वो हमसे पूछ रहा है कि हु इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। तो अब जरा देखते हैं सबसे पहले तो कि एनर्जी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है एनर्जी का। आपको मालूम है कि एनर्जी किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक शख्स यहां पर खड़ा हुआ है और ये अगर हम देखें सिनेरियो में इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये शीट हटा दूं जिसके ऊपर खड़ा है तो यकदम से इसके पास एनर्जी आ जाएगी। अब ये आ नहीं गई एनर्जी, ये एनर्जी पहले से थी, लेकिन पहले आप देख रहे थे इसको उस शीट के रेफरेंस से, लेकिन जैसे ही शीट गायब हुई तो नीचे और स्पेस थी और वो एनर्जी उसके पास पहले ही मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि आपने उसको अलाउ किया तो वो नीचे मूव किया। इसका मतलब यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। एक शख्स जो है वो बेसिकली देख रहा है कि बॉल की एनर्जी टेबल की टॉप के हिसाब से, टेबल से ऊपर देखें तो बॉल कितना है h1 हाइट पर। अगर यहां से बॉल को गिरने दिया जाए टेबल तक तो वो mgh1 एनर्जी ही देगा, लेकिन अगर ये टेबल बीच में ना हो और ये बॉल ग्राउंड पर गिरे तो ग्राउंड के लिहाज से तो ये ज्यादा हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? इन दोनों का सम। तो फिर हमारे पास इस वक्त ग्राउंड के लिहाज से देखें तो वाकई mgh1 प्लस h2 एनर्जी ही है। तो यहां से हम कहेंगे आंसर में कि हु इज करेक्ट, कि बोथ स्टूडेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही सही कह रहे हैं। और इसकी रीजन आप क्या देंगे, जस्टिफिकेशन क्या देंगे? तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक जो है वो देख रहा है रेफरेंस पॉइंट, किसको बना रहा है? वो रेफरेंस पॉइंट बना रहा है टेबल टॉप को। और अगर टेबल टॉप के लिहाज से देखें तो फिर तो बॉल h1 हाइट पर है, तो रेफरेंस के हिसाब से, अगर हम टेबल पॉइंट के रेफरेंस के हिसाब से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी वाकई कितनी है? mgh1। लेकिन अगर हम ग्राउंड के लिहाज से देखें तो फिर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड हो गया, और इस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास एनर्जी में ये दोनों हाइट्स इन्वॉल्व होंगी, तो mgh1 प्लस h2। इसका मतलब बोथ स्टूडेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ उनके रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। आइए अब जरा देखते हैं 4.7 को। When a rocket re-enters the atmosphere, its nose cone becomes very hot. जब रॉकेट वापस एटमॉस्फेयर में आता है तो उसकी जो कोन है वो बहुत गर्म हो जाती है। Where does this heat energy comes from? वैसे जब रॉकेट वापस आता है तो वो पूरा का पूरा वापस नहीं आता, क्योंकि रॉकेट जो है वो स्टेजेस में आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्यूल टैंक्स वगैरह जो है वो रिलीज करता रहता है। बहरहाल रॉकेट जितना भी पूरा आए या आधा हिस्सा आए,
जितना भी वापस आएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, जब वो वापस एंटर होगा तो 3 चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा तादाद में है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? उनमें वाटर वेपर्स हैं, उनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं और उसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब वो रॉकेट जो है वो वापस एंटर होगा हमारी एटमॉस्फेयर में, तो इन तीनों चीजों की वजह से फ्रिक्शन का सामना होगा, और जब वो इनकी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी किनेटिक एनर्जी यूज करेगा तो वो एज ए हीट डिसिपेट होगी, खर्च होगी, और उसकी वजह से जो नोज कोन है उसकी वो गर्म हो जाएगी। इसलिए वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो कि कहीं वो पिघल ना जाए, क्योंकि उसी के अंदर बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसकी रीजन क्या देंगे आप कि व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट। तो क्यों है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट, because kinetic energy of rocket is converted into heat energy। ठीक है, और फिर वो पूछेगा आपसे कि रीजन क्या है भाई, उसे क्यों हीट एनर्जी बनानी पड़ी। तो जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे? आप बताएंगे कि आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, हमारे एटमॉस्फेयर में 3 चीजें आपको नजर आएंगी। कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया हवा है, एयर मॉलिक्यूल। नंबर 2 और क्या रीजन है जी? वहां डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। और नंबर 3 हवा में हर वक्त वाटर वेपर्स लाजमी होते हैं। तो क्या होगा कि जब वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो ये वर्क एज ए हीट जो है वो डिसिपेट होगी। तो हम कहेंगे कि रॉकेट डज वर्क टू ओवरकम दी फ्रिक्शन, और वही विच इज डिसिपेटेड एज हीट, और वही एज ए हीट खर्च होगी जिसकी वजह से जो कोन है वो गर्म हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 4.7। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन 4.8 को। तो स्टूडेंट्स अब हम जरा देखते हैं 4.8 की स्टेटमेंट को। What sort of energy is in the following? 3 चीजें दी हुई हैं और वो आपसे पूछता है इसमें किस किस्म की एनर्जी है। पहला ऑप्शन जरा देखिए, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग इस वक्त बिल्कुल रेस्ट की इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे फोर्स लगाकर, और अब हम जब इसको अलाउ करेंगे तो फौरन से ये बताएगा कि हमारे पास एनर्जी है। किस तरह से बताएगा? दोबारा से एक्सपेंड होकर। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में एनर्जी तो है, और ये एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि हमने उसकी पोजीशन चेंज की थी। पहले इक्विलिब्रियम की पोजीशन में था तब एनर्जी नहीं थी। वो कौन सी एनर्जी है जो इक्विलिब्रियम जब किसी चीज की पोजीशन चेंज करें तो हमारे पास वो स्टोर हो जाए? वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पर इलास्टिक फील्ड के अंदर इसे हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी जी? कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जरा देखते हैं कि वाटर इन अ हाई डैम। जस्ट इमेजिन करें, डैम तो आपको मालूम है कि जहां पर हम बारिश का पानी स्टोर करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। जब बारिश का पानी स्टोर होता रहता है तो हमारे पास पानी जो है वो एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है। आपको मालूम है जब कोई चीज ग्रेविटी में हाइट
पर हो तो उसके पास फिर से पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे कि ये मार्कर जब मैं ऊपर ले जाऊं तो ये खुद ब खुद नीचे आने की एबिलिटी रखता है, ये इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पर भी हमारे पास एक हाई डैम में अगर वाटर हो तो उसके पास वाटर इन ए हाई डैम so water in a high dam has gravitational potential energy। अब तीसरी चीज है मूविंग कार। तो मूविंग कार के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि मूविंग कार के पास वेलोसिटी है, स्पीड है, और किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जब किसी चीज के पास स्पीड हो इसका मतलब उसके पास किनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारे पास जो पॉइंट सी है मूविंग कार, तो हम कहेंगे मूविंग कार हैज किनेटिक एनर्जी। व्हाई इट हैज किनेटिक एनर्जी? बिकॉज इट इज मूविंग, इट हैज अ स्पीड, और जब किसी चीज के पास स्पीड हो तो उसके पास किनेटिक एनर्जी होती है। अब जरा देखते हैं हम 4.9 को। तो 4.9 कह रहे हैं अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कोई लड़की है जिसके पास एक कप है और वो कप उससे किसी हाइट से नीचे को गिर जाता है, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, और वो टूट जाता है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व? तो कौन सी एनर्जी चेंजेस होंगी? जरा इस सिनेरियो को पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर हम देखेंगे कि इसमें लिखना क्या है। देखिए, उस बच्चे के पास एक कप है और ये कप जमीन से किसी हाइट एज पर है, और आपको पता है जब भी ग्रेविटी में किसी चीज के पास कोई हाइट हो तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वक्त कप के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इमेजिन करें ये कप जो है वो नीचे गिर रहा है, अब हाइट कम हो रही है मगर स्पीड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी से अब काइनेटिक एनर्जी बन रही है, मगर हवा भी होगी वहां पर। जब कप हवा में से गुजरेगा तो कप को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ एयर, कुछ काइनेटिक एनर्जी वहां यूज हो गई। फिर जब वो कप नीचे जमीन से आकर टकराएगा तो टकराने पर कप टूटेगा। ऐसे तो नहीं टूट सकता क्योंकि कप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ से, बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कहां यूज होगा? उस कप को क्रैक करने के लिए, यानी कि उसको पीसेस में तोड़ने के लिए। और कप टूटने पर साउंड भी प्रोड्यूस होगा, वो भी तो एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में भी बना, और फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट भी बनाएगा क्योंकि कप गिरने पर रगड़ खाने की वजह से गर्म हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो तो अभी भी उन पीसेस के पास होगा। तो आपने देखा होगा जब भी कोई चीज नीचे गिरकर टूटे तो उसके पीसेस बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा है वो अभी भी उन पीसेस के पास है, उन फ्रैगमेंट्स, उन छोटे छोटे हिस्सों के पास है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इनिशियली कप के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली कप हैज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो गिरेगा तो व्हेन इट फॉल्स डाउन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी? इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और फिर वो काइनेटिक एनर्जी कहां यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन, अब जैसे मैंने बताया कि हवा में से जब गिर रहा होगा तो वहां यूज होगी, तो इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। और कहां यूज होगी? जैसे कि मैंने बताया कि जब वो गिरेगा तो टू ब्रेक द कप। और कहां यूज होगी जी? जब वो गिरेगा, टूटेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, टू प्रोड्यूस साउंड। रगड़ की वजह से कप गर्म हो जाएगा
टू प्रोड्यूस हीट। ये सारी जगहों पर किनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होती रही। अब जो बाकी बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो उन हिस्सों के किनेटिक एनर्जी बन जाएगी जिससे वो हिस्से बिखर जाएंगे। तो हम कहेंगे रिमेनिंग किनेटिक एनर्जी विल बिकम द किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो वो उन हिस्सों की, कप के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनकी किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये है वो एनर्जी चेंजेस जो कप के गिरने से कप के टूटने तक होंगी। अब जरा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। जरा देखते हैं जी इसकी स्टेटमेंट को। अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट, कैटापुल्ट बोलते हैं गुलेल को, टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो। शीशे पे लगता है और शीशा टूट जाता है। यहां भी वो यही कह रहा है कि लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। यहां मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जैसा लिखना है। सिर्फ फर्क ये है कि वहां कप आता था और यहां पर गुलेल से ग्लास तोड़ रहे हैं तो ग्लास आएगा। अब जरा देखें, सबसे पहले उस बच्चे के पास अगर गुलेल है तो गुलेल से जब वो पत्थर को खींचेगा तो इस वक्त पत्थर के पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही ये पत्थर उसके गुलेल से निकलेगा ये जाकर सीधा उसकी विंडो पर लगेगा और जब ये उसकी विंडो पर लगेगा तो इसकी विंडो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी यूज होगी और जब विंडो टूटेगी तो साउंड के लिए कुछ एनर्जी यूज होगी और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए एनर्जी यूज होगी और जो बाकी किनेटिक एनर्जी है वो विंडोज के जो पार्ट्स होंगे, जो हिस्से होंगे टूटे हुए, उनको मिल जाएगी। तो सेम चीज है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4.9 था, इसी तरह से 4.10 है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर हमारे पास 4.10 में जो कप है उसकी जगह आपने विंडो का जिक्र करना है। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम